आपको ये कहने के लिए आया हूं, कल रात में ये आपके पास पूरी ताकत के साथ आए थे, पूरे पुलिस के बल के साथ आए थे ये बोर्ड गाड़ने के लिए। नहीं देंगे इस तौर के ऊपर कि जितने बोर्ड गाड़े गए हैं अगले आधे घंटे के अंदर ये पूरे बोर्ड उखाड़ने का काम आप लोग करें। जिसको जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में बात करना पड़ता है। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, आपको अपनी ताकत दिखानी होगी। क्या बात है? पुराना मसला कोई नतभ्रष्ट लोगों ने जिंदा करने का काम करके इस संभाजीनगर शहर के लोगों को डराने का जो ठेका उठाया है। अभी आप खासदार है और लोगों की एक अपेक्षा है। मैं एक कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी के और आप एमआईएम के खासदार हैं। हम कोई पक्ष बोल के इन लोगों के पीछे नहीं खड़े रहे। एक इंसानियत जिंदा रखना, ये भावनाओं से आप भी आए और मैं भी आया हूं। मुझे पता है आज मेरे को उन लोगों की याद आ रही है, भंडारे काका, मनाड़े जी, मनोरे काका, वर्मा जी, एडवोकेट जनरल टापरे, इन लोगों ने, कुंभोज जी, लतीफ जी, इन लोगों ने ये बचाने के लिए इनकी जिंदगी डाल दी है और ये जर्जर होके गए। और मैं चाहता हूं अभी जो लोग इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, तो पिछले टाइम आपको मालूमात होने के लिए मैं ये बात कर रहा हूं कि पिछले सरकार में ये प्रश्न फिर से अधिकारियों ने उठाया था। कुछ अधिकारी आते, उनको गुमराह किया जाता है। वैसे तो ये केस के मामले में बोर्ड को गुमराह किया गया है, सिर्फ सरकार को नहीं। और सरकार के अधिकारियों की यहाँ एक बड़ी वास्तु कलेक्टर के लिए खड़ा करना, ये उनका सभी का स्वप्न था इस शहर के वास्ते। तो मैं यही चाहता हूँ, खासदार साहब जब चंद्रकांत दादा पाटिल महसूल मंत्री थे, उनके साथ बैठक हुई और उनके साथ बैठक हुई और मैंने बताया उनको कि भाई 14-14 एकड़ में, 5-5 एकड़ में कलेक्टर रहते, कमिश्नर रहते, पुलिस आयुक्त रहते, ये सभी लोग इतने बड़े बड़े बंगले हैं और इन लोगों के कितने घर होंगे। ये अगर एक छोटी सी जगह में एक आशियाना इनका खड़ा कर दिया तो कुछ गलत होने वाला नहीं है। और ये बात उनके समझ में आई, बोले तो चंद्रकांत दादा पाटील और देवेंद्र जी की समझ में आई। उन्होंने बता दिया की आपल्याला काहीच करायचं नाहीये, या लोकांना जोपर्यंत घर मिळत नाही, बेघरांना घर दिल्याशिवाय। और अभी तो ऐसा चल रहा है साहब, दिए लगाने का समय आ गया दिवाली का और दिए बुझाने को निकाले। दादा तोंडचं पाणी पाळलंय, घरात काम सुधरत नाहीये। इतना एक तरफ गुंठेवारी को लोगों को डराना, दूसरी तरफ लेबर कॉलोनी वालों को डराना। बोले तो कितनी बेरहमी से जिनके उत्सव है, जिन समाज के, उन समाज के उत्सव के टाइम भी कितने बेरहमी से उनके ये बुझाने का, उनको डराने का और उनको धमकाने का ये जो षड्यंत्र जरा आप इस मतदार संघ के खासदार है। तो आपसे उम्मीद यही है कि हम नहीं चाहते कोई सरकार के खिलाफ काम करना है। हमें सरकार को, इंसानियत सरकार की मरने नहीं देना है, इसीलिए आपको काम करना है। तो मैं यही चाहूंगा, मैं ये नहीं बोलता इस शहर में आप अच्छे काम कर रहे हैं। अभी स्मार्ट सिटी की आप बैठक ले रहे थे, मुझे ये लगता है किसी के आंखों में आंसू लाके स्मार्ट सिटी खड़ी नहीं हो सकती। मैं नया शहर खड़ा करने चाह रहा हूं, लेकिन पुराने शहर को खंडर बना के उन लोगों को मारने का काम अगर कोई करता है तो रुकाने का काम आप लोगों ने, आप खासदार है, आपने जिम्मा लेना चाहिए। इसमें पक्ष के ऊपर जाके हम आपके साथ आएंगे। पक्ष मायने नहीं रखता, इसमें इंसान मायने रखता है। इसलिए कोई विचारधारा को लेकर नहीं, इंसानियत कायम रखने के लिए हम ये करना चाहते हैं। आप सभी तरह से स्मार्ट सिटी का भी काम अच्छा कर रहे हैं। आप
जो भी काम कर रहा है अच्छा कर रहे हैं। आप हज हाउस भी खड़ा करने का काम करते हैं, मैं आपको विनती करता हूं, हज हाउस खड़ा होना है, ये आपके वजह से होएगा, लेकिन ये हाउस भी खड़ा हो। इन बिचारों का एक घर कई मंदिरों से मस्जिदों से बड़ा है, एक घर। मैं आपको बर्दाश्त करता हूं साहब, ये गुमराह की बात है, इसमें इतने झोल है, इसके लिए मैं तो बोलता हूं ये 10-20 साल से 25 साल से चल रहा है, इसकी समिति क्यों तय नहीं हो जाती सरकार के लेवल पे कि खरक काय मानना है। कोर्ट ने तुमको उठाने की बात किया, लेकिन कोर्ट के पास झूठ बताया गया, उसके ऊपर एफआईआर भी दाखिल हुआ। ये जो लोग बोलते हैं वो लोगों के सुनने के लिए चौकसी समिति क्यों तय नहीं की जाती। तो मुझे दरखास्त है, ये पहले इसे रुकाया जाए और रुकाने के बाद एक समिति तय करो, आप केंद्र के लेवल पे करो या राज्य के लेवल पे करो, लेकिन ये लड़ाई को आप हाथ में लो, हम आपके साथ में हैं, क्योंकि इंसानियत के घर बचाने के लिए हम आपके साथ आएंगे। और दूसरी बात, इसको कैसा बचा सकते हैं वो ये करो, बहुत सारी जगह है, ऐसा भी नहीं है कि जगह नहीं है। जो कलेक्टर का बंगला, आयुक्त का बंगला अगर 7-7 एकड़ में है, 14-14 एकड़ में है, तो मुझे नहीं लगता इनको 1 एकड़ से ज्यादा जगह लगेगी। क्या बात तो ये पुराना शहर को बचाने का काम करो, ये भी इतना मैं दरखास्त आपसे करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए, दुख इस बात का है कि इतने सालों से ये मामला चल रहा है। आप लोग इतने सालों से इस डर के अंदर जी रहे कि अब क्या होगा, कल कैसा आने वाला है करके। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि दिवाली का त्यौहार जो है वो हमारे हिंदू भाइयों के लिए, बहनों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। आज लोगों के घरों में जो है वो हम फराड़ किस तरह से बना रहे हैं, ये खुशी का माहौल होता है। सरकार को इतनी अगर समझ नहीं है, प्रशासन को और पुलिस को अगर इतनी समझ नहीं है कि एक त्योहार बिल्कुल सामने आया हुआ है, घरों के अंदर एक खुशी का माहौल है और तुम रात में पुलिस के बल पे, पुलिस की ताकत दिखा के ये पूरे इलाके के अंदर एक दहशत का माहौल तैयार करते हैं। मुझे यहाँ पर इस बात की खुशी है कि पुरुषों से ज्यादा मेरी महिलाएं यहाँ पर एक ताकत के साथ खड़ी हुई हैं और उनको इस बात का एहसास नहीं है कि महिला शक्ति क्या होती है। संजय केनेकर, हम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से आते हैं। एक लोकतंत्र की खूबसूरती है, हम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से आते हैं, लेकिन जब पब्लिक के मुद्दे होते हैं तो मैं समझता हूँ कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, आज महाराष्ट्र सरकार के अंदर बैठे हुए, चाहे वो शिवसेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, इनको अगर किसी ने नेता बनाया है, मैं अगर खासदार बनकर दिल्ली में गया हूं तो कोई मुझे आसमान से वोट नहीं पड़े थे, मुझे नेता आप लोगों ने बनाया है। और ऐसे वक्त के अंदर मैं समझता हूं तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एक साथ मिलकर एक आवाज के अंदर सरकार को और प्रशासन को यह बताना है कि ठीक है, हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लेकिन इतने सारे घरों को उजाड़ कर हम कभी भी कोई शहर को खूबसूरत नहीं बना सकते। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं, इससे पहले भी मैंने ये बात कही थी, दोबारा दोहराने के लिए आया हूं आपको, ये लड़ाई सिर्फ अकेले मुझे लड़ना है या संजय केनेकर को लड़ना है या यहाँ के लोगों को लड़ना, ऐसा नहीं है। ये लड़ाई हम सबको मिलकर एक ताकत के साथ लड़नी है और इसका नेतृत्व जो है वो ना तो मैं करूंगा या ना कोई राजनीतिक पार्टी का कोई नेता करेगा। इसका नेतृत्व
जितने भी लेबर कॉलोनी की हमारी माएं और बहनें हैं, इसका नेतृत्व आप करना। और आपको ये कहने के लिए आया हूं, कल रात में ये आपके पास पूरी ताकत के साथ आए थे, पूरे पुलिस के बल के साथ आए थे ये बोर्ड गाड़ने के लिए। अगर दिवाली तक रुकते तो कौन सा आसमान टूट पड़ने वाला था? क्या आपके बच्चों को दिवाली मनाने का अधिकार नहीं है? क्या आपके घर के अंदर दिवाली की खुशियां मनाने का अधिकार नहीं है? अगर 10 दिन के बाद लेके आते ये बोर्ड और 10 दिन के बाद गाड़ते तो हमको समझ में आता। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये ठेका हमने किसी को दे दिए है और वो पूरी ताकत के साथ आएगा, पुलिस की फौज फाटा लेकर आएगा, एक दहशत का माहौल निर्माण करेगा, इस इलाके के अंदर ये लेबर कॉलोनी बचे, इसके लिए वर्मा साहब हो, खंडारे साहब हो, या हमारे जितने भी लोग आज नहीं हैं इनके बीच में, उन सबको हम श्रद्धांजलि देंगे इस तौर के ऊपर कि जितने बोर्ड गाड़े गए हैं, अगले आधे घंटे के अंदर ये पूरे बोर्ड उखाड़ने का काम आप लोग करें। जिसको जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में बात करना पड़ता है। उन्होंने अपनी ताकत दिखाए, आपको अपनी ताकत दिखानी होगी। क्या बात है? कुछ नहीं होता है। देखिए, मैं जब राजनीति के अंदर खासदार आमदार पहली मर्तबा बना तो कोई सादा सा किसी को थप्पड़ मारने का एनसी का केस मेरे ऊपर नहीं था। आज मेरे ऊपर 9 केस है, उसमें डकैती का भी एक केस है। वो डकैती का केस इसलिए है कि चेलीपुरे में जब शराब की दुकान बंद कराए तो वो शराब की दुकान वाले ने जाकर सिटी चौक पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराया कि मेरे गले में से 335 रुपए चोरी हो गए और वो इम्तियाज जलील ने चुराया है। डकैती का केस रजिस्टर किया। जब कोरोना के पीरियड के अंदर संजय भाव, कोरोना के पीरियड में छोटे छोटे दुकानदारों को जब 24 दिन उनकी दुकानें सील करके रखी गई और उसके बाद जब उन्हें खोलने के लिए कहा गया तो लेबर कमिश्नर ने कहा कि 200 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से हमको फाइन लगेगी। अब जो लोगों ने महीनों से उनकी दुकानें बंद थी, 24 दिन लगातार उनकी दुकानों को सील लगाए थे, छोटे से छोटा दुकानदार जो सिर्फ मास्क बेच रहा था उसको भी 15,000 20,000 रुपये की फाइन। हम अच्छे से गए, जाके समझाए अधिकारी को कि भैया ये कहाँ से देगा पैसा। तो वो अधिकारी समझा कि मैं इनका सबका बाप हूं करके, तो वो मुझे कानून समझाने लगा। तो मैंने उसको बोला कि देख, जितनी अच्छी भाषा से मैं समझा सकता तेरे को समझाया, लेकिन तुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरी भाषा सुन, मैं तुझे समझाता हूं कि मेरी भाषा क्या है। तो ऐसा केस रजिस्टर किए कि इम्तियाज जलील ने हथियार लेके आया और हथियार का इस्तेमाल किया। आता माझी जीप का हथियार आहे का? 9 सेक्शन्स लगाए उसके अंदर। आणि त्यांना असं वाटलं की मी दुसऱ्या दिवशी त्यांच्याकडे जाईल आणि सांगणार की साहेब इतकं मोठं कलम कशाला लावले। मी दुसऱ्या दिवशी पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यांना सांगितलं की तुम्ही या लोकांवर असाच अन्याय करत राहणार असेल तर मी पुन्हा असंच करणार आहे। तुम्हाला जितका केसेस लावायचे आहे माझ्यावर तो तुम्ही लावा। अब आप ये समझ लीजिएगा, ये किसी एक घर की लड़ाई नहीं है। यहाँ पर कितने 300 350 अगर हम 300 350 घरों की अगर हम बात कर रहे हैं, उनके पूरे परिवार वालों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये कल रात में आपके पास जो आए थे वो आपकी सहनशीलता कितनी है, आप कितना डरते हैं। अगर हम रात में बोर्ड लेकर आएंगे तो आप कितना डर के कमजोर हो जाएंगे। अभी जो है एक महिला से मैं मिल रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। किसी को रोने धोने की जरूरत नहीं है, हमको लड़ना है और पूरे आखिरी दम तक लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। बस ये आपके लिए मैं इतना यही कहना चाहूँगा
मैं तमाम राजनीतिक पार्टी के जितने भी यहाँ पर आमदार हो, मैं खासदार हूँ, विरोधी पक्ष के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम सबको एक आवाज बनकर ताकत के साथ लेबर कॉलोनी के तमाम जितने भी रहवासी हैं उनके पीछे खड़े रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि रात में 1 बजे वो आएंगे तोड़ने के लिए पूरा पुलिस का फौज फाटा लेकर। तो एक बात उनको ये समझ लेना चाहिए कि एक तरफ से इम्तियाज जलील आएगा तो दूसरे तरफ से संजय केनेकर भी आपकी मदद करेंगे। संजय ने सही कहा, ये किसी एक राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं हो सकता है। आप मुझे ये बताइए, इनकी सरकार केंद्र में है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिनकी सरकार महाराष्ट्र के अंदर है, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, उनकी भी एक आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना। ये एक तरफ कह रहे हैं कि आपको घर देना है, और बाद में आकर कह रहे हैं कि जो घर में रह रहे हैं वो घर तोड़ना है। अगर ये घर टूटा तो मैं आपको बोलता हूं कि कलेक्टर साहब का जो बंगला है बहुत बड़ा है, डिविजनल कमिश्नर साहब का बहुत बड़ा बंगला है, इथे नहीं गोरिया बिस्तरा लेना, क्या बोलते भाई, सरकार ने अगर एक तरफ ये कह रही है कि हम गरीबों को घर देने वाले हैं, तो वही सरकार का क्या अधिकार है कि घरों को, इन लोगों को बेघर करने का क्या अधिकार है? और किस कानून जो है, आप अदालत के अंदर चले जाएंगे, कोई अधिकारी आएगा, उसके ऊपर कोई नई बात बता देंगे उसमें। हमारा सिर्फ ये कहना है, इतने सालों से ये लोग रह रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनकी 2-2 पीढ़ियां हैं तो इसी लेबर कॉलोनी के अंदर निकल गई है, कई ऐसे बुजुर्ग महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस मकान के अंदर गुजार दिए हैं, और तुम आकर ये कह रहे हैं कि हम 8 तारीख के बाद है तो हम घर खाली करेंगे। तो ये पूरे पुलिस वालों को, पूरे सरकार को और पूरे प्रशासन को हम चुनौती देते हैं कि तुम्हारे में अगर हिम्मत है तो आओ 8 तारीख को। मेरे ऊपर 9 हो गए, तुम्हारे पे कितने? तो बोलेंगे ना राजनीति, ये 33 साल से राजनीति में है, तो 21 हुए हैं, 32वें की तैयारी करिए, मेरे 9 है तो हम आप लोग अभी बाकी चीजें जो है, मैं जो महिलाएं, जो मेरी माँ, जो जिसके आंखों में आंसू थे, मैं उनको ये कहने के लिए आया हूँ कि दिवाली बहुत अच्छे तरीके से मनाइए। फरार खाने के लिए हम भी आएंगे। ये लड़ाई दिवाली के बाद जो है वो देखी जाएगा, और उनको भी हम ये बता देंगे कि दिवाली तक आपने जो लाके ये बोर्ड लगाए थे हमको दहशत निर्माण करने के लिए, आधे घंटे में कितने लड़के रहते हैं यहाँ? दो भाई आए तो क्यों डरेंगे? 2 भाई पीछे ना अब हमारे, क्या बात, शुरुआत यहीं से करते। आपके जाने के पहले यहाँ बोर्ड टूटे वाला रहेगा। मैं आपको देता हूँ, दिवाली तक आप किसी तरह की चिंता मत करिए। हम भी प्रशासन को कहेंगे ना हम तुम्हारे पास आएंगे ना तुम हमारे पास आओ, दिवाली के बाद बैठेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और जो भी रास्ता अच्छा हो सकता है वो रास्ता हम निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।